ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम आज वर्क पावर एनर्जी का बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ कठिन सवाल नहीं करेंगे। आज की क्लास में बस एक गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर का, और हम आज कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर की थ्योरी आज हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे को वर्क पावर एनर्जी की पूरी थ्योरी आती है, मेरे को सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस करनी है, तो वो बिल्कुल जा सकता है। मैं उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो चाहे तो रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, ठीक है। डन, चले आगे। यस शाबाश। और शुरू करते हैं यार। मैंने जो शीट दी थी वो कर ली सबने वर्क एनर्जी की? सर। यस उससे पहले उससे डाउट्स पूछो, किसी को डाउट्स पूछना है उससे तो कोई भी सवाल डाउट पूछना है किसी को उससे तो। वर्कशीट का फोर्थ वाला की इक्वेशन लिख दीजिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कुछ तो डाउट पूछो यार, स्टार्ट करें उससे। बेटा आयुष डोंगरे, तुम आए नहीं थे क्या इससे पहले क्लास में? नहीं सर, नहीं आया था। क्यों? सर आपने मेरे को कॉल किया था। कॉल किया था मतलब? सर मैं TALR51 का हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अपनी बात हुई तो थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, याद आ गया मैं तुम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही, शाबाश। तो बच्चों आइए शुरू कर रहे हैं। ग्राफ वाला सवाल क्या ऋषि? नहीं सर, वो वर्कशीट वाला। वर्कशीट में ग्राफ वाला भी ना फोर्थ? अच्छा, दूसरा बाद वाला फोर्थ। हाँ हाँ, वो स्प्रिंग वाला है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जेई एडवांस में पहले आया हुआ है। सवाल क्या ये? ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे बच्चे, ठीक है। इसने कंप्रेस किया x, ठीक है, और रफ जमीन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो नेचुरल से मैक्सिमम कंप्रेशन पे आके वो रुक जाएगा। तो अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है नेचुरल से मैक्सिमम कंप्रेशन तक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम बेसिक से क्या बोलती है? वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर मैं बोल दूं इसके आगे? हाँ हाँ बोलो बेटा। सर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -0.11 हो जाएगा, हाँ और स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा हाफ kx²। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो, माइनस होगा। हाँ सर ठीक है, वही गलती वो माइनस क्यों होगा सर? हाँ ठीक है, आज डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। वर्क डन बाय, देखो इस पे फोर्स कितने, पहले तो सारे फोर्सेस एनालाइज करो। mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, तो चारों का वर्क डन लिखोगे। अब यहाँ पे दो का वर्क डन, नॉर्मल का 0 है, mg का वर्क डन 0, स्प्रिंग का वर्क डन है -12 kx², और फ्रिक्शन का वर्क डन है -μmgx। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, और सॉल्व होके आंसर आएगा। 0.1 आएगा। हाँ 0.1 है। मैंने आंसर नहीं भेजे थे क्या? मैं आज आंसर भेज दूंगा इसके क्लास के बाद, यस है ना। ये जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एडवांस में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ भावेश, बताओ क्या डाउट है तुमको 6 7 में? देखो बच्चों, स्प्रिंग का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है kx,
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर और स्प्रिंग का वर्क डन जो है नेचुरल से इलोंगेटेड जाने में या फिर नेचुरल से कंप्रेस जाने में वो होता है माइनस हाफ के एक्स। ठीक है, तो ये एक्स में लोगों को समस्या होती है। एक्स क्या है बताओ? नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या एक्सपेंशन। शाबाश शाबाश। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना चेंज इन लेंथ मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, measured from natural length। ठीक है, यानी बेसिकली आप x को ना मॉड ऑफ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बोल सकते हो। ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों केस पे ये बोल सकते हो, है ना। नेट इलोंगेशन है या फिर नेट कंप्रेशन है। ठीक है, कहां से मेजर करते हैं? मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ठीक है, शाबाश। अब जो एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स होता है वहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ के एक्स लिख देते हो। ये एक्स अलग है लेकिन लिखने में दोनों एक्स एक्स लिखते हैं, ये एक्स अलग है। ये क्या होता है बताओ एसएचएम का एक्स? सर वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, लिखने के लिए अपन दोनों के एक्स लिखते हैं, लेकिन ये वाला एक्स की परिभाषा एक्चुअल में अलग है, ये वाला एक्स अलग है। ठीक है, तो एसएचएम में जब हम जाएंगे ना तो जब एक्स लिखेंगे ना तो मीन से दूरी लिखेंगे। ठीक है, और ये जो एक्स है ये नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन। अब स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट। यानी तुम स्प्रिंग को ऐसे खींचो या फिर ऐसे खींचो, दोनों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग सेम आएगा। समझ गए ये भाग्य? है ना, जरूरी नहीं कि स्प्रिंग को सीधे अलोंग द लेंथ खींचो तभी ये वर्क डन है, उसको टेढ़ा मेढ़ा खींचोगे तब भी यही वर्क डन होगा। ठीक है, आइए अब अपना सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, और ये दूरी 3 दी है। अब स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, एक रिंग बनी हुई है एम मास। अब एम मास की रिंग को हॉरिजॉन्टल पाइप में कैच करके रखा है, तो ये रिलीज करोगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही चलेगी बस। ठीक है, तो ये जब नेचुरल लेंथ पाएगी यानी ये हो गई नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, तो जब ये नेचुरल लेंथ पाएगा तब इसकी स्पीड पूछी थी। अब यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो, देखो ये 53 डिग्री है, ये 3 है। जब आप ट्रायंगल को सॉल्व करोगे sin 53 cos 53 करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी 4, ये डिस्टेंस आएगी 5। तो x क्या है आपका? x है फाइनल लेंथ 5 माइनस नेचुरल लेंथ 3 यानी 2 मीटर है। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, इनिशियल यानी इलोंगेटेड पोजीशन से नेचुरल पोजीशन तक लिखोगे क्या आप? mg का वर्क डन प्लस नॉर्मल का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। mg नॉर्मल का वर्क डन 0 है, स्प्रिंग का वर्क डन होगा प्लस हाफ kx स्क्वायर और x की वैल्यू रख देना 2। सॉल्व करके स्पीड आ जाएगी।
है ना। स्प्रिंग चाहे सीधी खींचो चाहे ऐसी खींचो, स्प्रिंग का वर्क डन यही रहेगा। बताइए। सर टेंजेंशियल हाँ, फोर्स से स्प्रिंग वर्क का वर्क डन प्लस माइनस आज सीखेंगे, अभी सीखेंगे, कर लेंगे। सर एफ डॉट डी एस से करेंगे तो? हाँ, एफ डॉट डी एस से भी बिल्कुल कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे एफ डॉट डी एस से? मैं ये सर हटा उसमें दे रहा हूँ। इंडिकेट करना पड़ेगा ना क्या बेटा? सर, उसमें थीटा तो वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, है ना। इसमें के एक्स इधर लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा डी एक्स, लेकिन ऋषि ये एक्स और ये एक्स अलग हो गए, हाँ सर। है ना। तो जब तुम फोर्स डॉट डीएस लिखोगे तो तुम ये नहीं बोल सकते कि ये एक्स सेम है, नहीं। तुम ये 3 है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ बोलो जरा। सर 3 बाई कॉस थीटा। 3 सेक थीटा लिख दूं? हाँ सर। तो के एक्स में एक्स क्या है? 3 सेक थीटा माइनस 3। हाँ ये इसमें फोर्स लगा इस तरफ, और ये एंगल कितना है बताओ? सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो जब फोर्स डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो तुम क्या लिखोगे? मॉड एफ मॉड डीएस कॉस 90 माइनस थीटा। फोर्स की वैल्यू ये रखोगे और छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे बताओ जरा? पहले फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड करो। तो इसको मान लो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन ओ, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो एस, तो तुम ये छोटा डिस्टेंस बोलोगे डीएस। तो के 3 सेक थीटा माइनस 3 इंटू डीएस इंटू साइन थीटा आ गया। और एस जरा बोलो तो एस क्या होगा 3 के टर्म्स में? सर 3 कॉसेक थीटा। 3 3 cosec tan थीटा। थीटा। हाँ, cosec कुछ गलत बोल रहे हो यार। सर 3 tan थीटा होगा। 3 tan थीटा, है ना। हाँ हाँ हाँ। एस ये है, तो एस को डिफरेंशिएट करोगे तो डीएस निकालोगे, यहाँ पे रख के इंटीग्रेट करोगे, सेम आंसर है। समझ गए? हाँ हाँ, लेकिन हमें तो पता है स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग को खींचो चाहे सीधे खींचो चाहे टेढ़े मेढ़े में खींचो, स्प्रिंग का वर्तन तो वही रहेगा। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इस इक्वेशन में डीएस को नेगेटिव लेंगे ना सर, क्योंकि एस हाँ कम हो रहा हाँ, डीएस को नेगेटिव लेंगे, करेक्ट। है। डीएस को नेगेटिव लेंगे क्योंकि एस कम हो रहा है। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट, है ना। और अगले सवाल में क्या हुआ था? अगले सवाल में इसको ना वर्टिकल कर दिया। तो वर्टिकल करने से बस ये हुआ कि स्प्रिंग का वर्क डन तो वही रहा, mg का भी साथ साथ वर्क डन जुड़ गया। तो mg का वर्क डन हो जाएगा mg4। तो mg4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और पूछो, और किसी को कोई वर्कशीट में डाउट? सर 6th क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो है। पहले वाला 6। हाँ सर। हाँ, 6 में कौन सा? F1 F2 F3 कौन सा F3 वाला? F3 वाला। हाँ, F3 वाला, वेरी गुड। ठीक है, सर तो टेंजेंशियल हर्षित फोर्स का अभी भी वर्क डन F3 बता वाला दीजिए। क्या? अभी टेंजेंशियल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो भी बता दीजिए। ये सब अभी करेंगे, सारे वर्क डन, टेंजेंशियल वर्क डन, ठीक है। और जो ऐसा फोर्स है जो हर बार एक ही पॉइंट की तरफ लग रहा है, जो F3 था,
है ना, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स का वर्क डन। ये सारे वर्क डन अभी बताऊंगा थ्योरी में, ठीक है। और कोई डाउट सिक्स के अलावा? परफेक्ट, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। तो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और खत्म भी करेंगे आज वर्क एनर्जी पावर। पहला वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बताओ, फॉर्मूला मत बताओ, वर्क डन होता क्या है? हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को व्हाट्सएप कर देना बेटा क्लास के बाद। वर्क डन को एक्सप्लेन करो कोई जना, बिना फॉर्मूला के थ्रू। सर जब भी हम एक फोर्स लगाते हैं बॉडी पे, तो फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ फोर्स इनटू एफ अपन वर्क डन लिखते हैं। वो तो ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया, मेरे को फिजिकल मीनिंग बताओ, फिजिकल मतलब क्या है इसका मीनिंग? सर एक फोर्स जो बॉडी को एनर्जी इम्पार्ट करता है सर, उसका क्वांटाइजेशन है वर्क। हाँ हाँ, है ना, सही, ठीक है। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन मतलब, सर मतलब उसे क्वांटिटेटिवली स्टडी करने का एक मेथड है। हाँ हाँ, फिर वो क्वांटाइजेशन मतलब ऐसा लगता है मॉडर्न फिजिक्स का कि चार्ज इज क्वांटाइज। यस, वो नहीं सर। हाँ वो वाला नहीं। मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, फिर एक बच्चा आएगा, ये बच्चा उसको धक्का मारे, ठीक है। तो मान लो दौड़ते दौड़ते उसने यहाँ से यहाँ तक उसको धक्का मारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको धक्का मारा, फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट को। एक तरीके से बच्चे ने डब्बे को एनर्जी दी। हाँ बिल्कुल हर्षित, जा सकते हो बेटा, तुमको अगर कुछ डाउट है वर्क एनर्जी में तो वो बता दो, है ना। मैंने आपको व्हाट्सएप किए कुछ अलग से जो करे मैंने। हाँ हाँ, वो सर्कुलर वाले में कर लेंगे डिस्कस, बिल्कुल, ठीक है। है ना, बिल्कुल जा सकते हो दोस्त, आ जाओ। और सर क्लास के एंड में से वो मेरा भी डाउट बता देंगे सर आप, वो मैंने जो भेजा था सर। हाँ हाँ, क्लास के बाद बता दूंगा बिल्कुल, हाँ जी सर। ठीक है। आइए, तो वर्क डन बेसिकली एक ऐसा तरीका हो गया जिससे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी दे पा रहे हो, ठीक है। एनर्जी के टर्म में बात करें तो इसके पास इंटरनल एनर्जी थी, वो इंटरनल एनर्जी इसने डब्बे को दी, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो वर्क डन, ठीक है। फिर वो एनर्जी डब्बे को मिली, वही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलती है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे डब्बे को एनर्जी मिली। अब डब्बे पे पॉजिटिव वर्क डन होना यानी डब्बे की एनर्जी बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, डब्बे पे नेगेटिव वर्क डन होना यानी डब्बे की काइनेटिक एनर्जी कम होना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है F डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय कांस्टेंट फोर्स, मॉड F मॉड S cos थीटा, ठीक है। थीटा एक्यूट वर्क डन पॉजिटिव, थीटा 90 डिग्री वर्क डन 0, थीटा ऑब्ट्यूज वर्क डन नेगेटिव। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। परफेक्ट, यानी मेरे हाथ में एक कपड़ा है, अगर मैंने इसको इससे मारा तो क्या मैंने वर्क डन किया है कुछ? सर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा सर, अंदर चले जाएगा। तो वर्क डन किया है कि नहीं? हाँ है ना, हाँ Yes. हुआ सर। बिल्कुल सही बात। ये जो S है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। यानी भले पूरी बॉडी नहीं चले बट जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वही चल जाए, ठीक है, तो भी वर्क डन कहलाए। आइए और आगे चलते हैं। अगर ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए,
वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds इससे वर्क करना है, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो एरिया अंडर F वर्सेस S ग्राफ। आइए आगे चलते हैं। फिर अगर एक बॉडी पे 4-5 फोर्सेस है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ठीक है, तो F1 का अलग से वर्क डन होगा, Yes, sir. यस सर, F2 का अलग से वर्क डन होगा, F3 का अलग से वर्क डन होगा, F4 का अलग से वर्क डन होगा। ये सारे इनके वर्क डन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Yes. जब आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो इनके इंडिविजुअल वर्क डन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। और फिर नेट वर्क डन आप कैसे लिखोगे ऑन ब्लॉक, कि वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F3 प्लस वर्क डन बाय F4, mg लग रहा है तो वर्क डन बाय mg, नॉर्मल लग रहा है तो वर्क डन बाय नॉर्मल। ऐसे सारे वर्क डन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका लिख के नेट वर्क डन है। दिव्यांश बेटा मेरे को क्लास के बाद कॉल करना ना, मैं बता दूंगा सर। है ना, जिन जिन बच्चों को शीट नहीं मिली वो मेरे पास नंबर सेव नहीं होंगे, इसलिए मैं बार बार नंबर पूछ रहा हूं सबसे, तो वो मेरे को क्लास के बाद कॉल कीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। चल अब मैंने कुछ आपसे सवाल है, ठीक है। पहला मेरा सवाल है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज 0, है ना, मेरे को चैट में ट्रू फॉल्स लिखते जाइएगा प्राइवेटली। दूसरा सवाल है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज ऑलवेज 0, ठीक है। तीसरा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नेवर बी 0 ऑन ब्लॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स on particle moving in circular motion is positive, बताइए, चारों का आंसर बताइए। पहला ऑप्शन मेरे पास आया है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और ऐसे आंसर बताइए। और बाकी बच्चे भी ऐसे बताओ, चैट में ऐसे लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो चारों का आंसर। अरे फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। तेजस, संयम, देव, संदीप, ऋषि, तुम्हारे आंसर ही नहीं आए। सर भेजा तो मैंने अभी। अच्छा हाँ मिल गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स
ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आइए देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल इज ऑलवेज जीरो, फॉल्स। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज ऑलवेज जीरो, फॉल्स। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक कैन नेवर बी जीरो, फॉल्स। Work done by centripetal force on particle moving in circular motion, positive, false. सारे false हैं। नॉर्मल का वर्क डन जरूरी नहीं है जीरो। मान लो जमीन पे बॉडी ऐसे चल रही तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है। मान लो एक कर्व्ड पाथ है, उस पे पार्टिकल, ठीक है, ऐसे लेके जा रहे हो तो भी वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, क्योंकि नॉर्मल हर वक्त परपेंडिकुलर है, मोशन के हर वक्त परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप एक लिफ्ट में रख दो ब्लॉक को और लिफ्ट को ऊपर ले जाओ तो ब्लॉक पे नॉर्मल भी ऊपर है, ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लिफ्ट को नीचे ले जाओ तो वर्क डन बाय नॉर्मल नेगेटिव आएगा। सर बट अपन फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना, तो नॉर्मल, तो हम जब नॉर्मल का वो देख रहे हैं हम वर्क डन, तो हम फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना सर। तो जब लिफ्ट में रखा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो नहीं होगा सर? नहीं नहीं बेटा, हो रहा है ना। देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, ये हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये डब्बा ही पूरा ऊपर जा रहा है। जब ये डब्बा ही पूरा ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी तो ऊपर जा रहा है। समझे क्या सिद्धांत? यस सर। तो ये नॉर्मल ऊपर गया ना, इसके कारण तुम तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देख रहे हो। जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो ग्राउंड से बोलना है। ठीक है, चलो। हाँ दिव्यांश बेटा माइक चालू करके पूछो, एग्जैक्टली मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो, माइक चालू करके पूछो। सर हाँ बेटा। सर वो प्योर रोलिंग में जब पार्टिकल वो रिंग रुक जाती है तो सर उसमें वो क्योंकि नॉर्मल उसको कंप्रेस कर देता है ना, एक वक्त पे आके प्योर रोलिंग में रिंग रुक जाती है ना। नहीं मैं तो समझा नहीं, कौन सा केस बोल रहे हो तुम? रफ जमीन वाला बोल रहे हो क्या? हाँ सर, तभी तो सर हाँ प्योर तो रोलिंग रफ होगी। जमीन पे, हाँ बोलो बेटा। सर वो प्योर रोलिंग में जब फ्रिक्शन होता है तब, हाँ हाँ तो सर एक समय पे आके रुक ही जाता है ना, HCR में कंसेप्ट दिया हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम बॉडी को रिजिड नहीं कंसीडर कर लो तभी तुम डिफॉर्मेशन मानोगे, यस सर। है ना? मतलब तुम रियल कंडीशन बोल रहे हो तो रियल कंडीशन में तो बेटा हर चीज में डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे अगर तुम किसी चीज पे डब्बा रखते हो तो वो कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड तो है नहीं, तो हल्का सा ये भी जैसे ट्रेम्पोलिन टाइप होता है ना, हल्का सा ये भी डिफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही बात है ना? डिफॉर्मेशन तो होता ही है, तो डिफॉर्मेशन जब भी हो गया तो नॉर्मल का वर्धन हो गया। सही एग्जांपल है बिल्कुल। और सर नॉर्मल फोर्स के इम्पल्स से भी देख सकते हैं इसको शायद। मतलब टक्कर वाली बात कर रहे हो क्या? यस सर। कोलिजन करवा दो यहाँ पे ब्लॉक करके। नहीं सर, मतलब कोई बॉडी काफी ऊपर से फॉल कर रही है सर, तो उस पे नीचे सरफेस को हिट करते ही नॉर्मल का इम्पल्स लगा सर। देखते हैं वो वाला, देखते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो उससे समझ आएगा तुमको। ठीक है, Yes. तो ये हो गया है ना। नॉर्मल का वर्क डन जरूरी नहीं हमेशा जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन ब्लॉक जीरो, गलत है ना, हमेशा थोड़ी होगा। टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम में जब इसको खींच के ले जाओ तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला ही कौन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। और ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो गया। और नीचे वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगता है तो इसका
डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऑलवेज जीरो बोलना गलत है, फॉल्स। काइनेटिक फ्रिक्शन का देखिए वर्क डन, एक डब्बा है, उसको तुम पकड़ के रखो, ठीक है, फिक्स करके रखो एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से, पकड़ के रखो। ऊपर एक और डब्बा है M1 मास का, उसको घींचते हुए ले जाओ उसके ऊपर, तो ऊपर वाले पे तो हुआ वर्क डन, ठीक है, फ्रिक्शन का। नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, घींचते हुए लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसका आगे है। लेकिन नीचे वाले पे फ्रिक्शन काइनेटिक आगे लगेगा एक्शन रिएक्शन से, और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यस सर। तो वर्क डन जीरो हो गया उसमें। सर उसका काइनेटिक फ्रिक्शन इसके लिए तो बस एक एक्सटर्नल फोर्स जैसा है ना? है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही ना। ठीक है। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल का तो हर वर्ग रास्ते से परपेंडिकुलर है ना, जैसे एक रस्सी से पकड़ के घुमाओ, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट है, और इस जगह का छोटा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल मानते हैं, फिर इस जगह का छोटा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल मानते हैं, और फोर्स सेंटर की तरफ यानी 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे हर जगह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैडम। सर जब भी हम किसी फोर्स का वर्क डन देखेंगे सर, तो सर हम उस सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे जो सरफेस फोर्स अप्लाई कर रहा है। तुम किसी भी के रेस्पेक्ट में क्यों देखो, तुम तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, until and unless specified कि उसके रेस्पेक्ट में देखना है। यस सर, ठीक है सर। है ना। अब तुम बोलो, तुम बोलना कहाँ पे चाह रहे थे, किस पॉइंट पे क्या बोलना चाह रहे थे, बताओ। सर मतलब जैसा आपने बोला था कि सर ब्लॉक एलिवेटर में रखा है, ऊपर जा रहा है सर, तो सर एलिवेटर की जो फ्लोर है वो सर उस पर नॉर्मल अप्लाई कर रही है, तो फ्लोर की रिस्पेक्ट में वर्क जीरो। नहीं, वो फिर हो गया कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, ऑब्वियसली, है ना। तो उस केस में डिपेंडेंट, हाँ, उस केस में क्या होगा, एक ब्लॉक है, ऊपर जा रहा है ना, तो वर्क डन बाय नॉर्मल, है ना, है पॉजिटिव। तो जब सिर्फ वर्क डन बोलते हैं तो सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हमेशा, कभी भी कोई स्टेटमेंट है अनटिल स्पेसिफाइड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर बोले वर्क डन बाय नॉर्मल एज सीन फ्रॉम लिफ्ट, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में डब्बा रेस्ट पे दिखेगा तो जीरो बोलो। सर अगर वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है सर, तो सर क्या वो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी सर इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई नहीं हो सकती? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यस सर, वो भी फ्रेम से देख के करोगे, जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, सेंटर ऑफ मास इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस सर, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे सारी एनर्जीज, यस सर, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करेंगे, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करेंगे, लेकिन उसमें सारी स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। यस मतलब किसी भी फ्रेम में देख के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया जा सकता है उस फ्रेम के रेफरेंस में। अगर कंडीशन फॉलो हो रही है कि भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एनी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो तो, यस सर, है ना। अगर पता पड़ा सूडो फोर्स ने वर्क डन कर दिया तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाओ, तब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। यस सर, हाँ, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो अपन बोलो।
तो सर किसी भी फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि एक्सटर्नल फोर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटर्नल फोर्स तो चलेगा, उसका वर्क डन नहीं होना चाहिए। यस सर, ठीक है सर। करेक्ट, परफेक्ट। और किसी को कोई डाउट? सर जैसे आपने भी बताया सर प्रणव को, जैसे हम अभी 2 ब्लॉक सिस्टम ले लें, हम जैसे स्प्रिंग से अटैच्ड है और हम समझे हमने एक ब्लॉक पर फोर्स लगाया, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास से एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते ना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से दोनों ब्लॉक्स पर सूडो लग जाएगा। हाँ फिर से बोलो, ये वाला बोल रहा हूँ। नहीं, ये नहीं सर, 2 ब्लॉक कनेक्टेड बाय स्प्रिंग अगर हम देखें और हमने समझी सर एक ब्लॉक में एफ फोर्स लगा दिया राइट वाले पे, तो हम इसको सेंटर ऑफ मास से अगर कुछ एनर्जी कंजर्व करना तो नहीं कर सकते ना सर फिर, बिकॉज सूडो वगैरह लग जाएगा फिर। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो सिद्धांत, ऐसे मत बोलो, पूरा बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब आप देखोगे, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? F/2m। ठीक है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगा इधर, इस पे F तो लग ही रहा था, इस पे एक सूडो फोर्स लगा इधर। यस सर। ठीक है, तो हम मेरे को एक बात बताओ सिद्धांत, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या तुम बोल सकते हो ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा कुछ x1 डिस्टेंस, यस सर। और ये बोल सकते हो कि ये वाला पार्टिकल कुछ इधर जाएगा x2 डिस्टेंस। यस सर। तो इस सूडो फोर्स का वर्क डन क्या है? Fp into x1। पॉजिटिव। यस सर। इस सूडो फोर्स का वर्क डन माइनस Fp into x2। क्या ऐसा हो सकता है टोटल सूडो फोर्स का वर्क डन ही 0 आ जाए? यस सर। फिर अच्छा ठीक है सर, बट अगर 0 नहीं आ रहा तो फिर हम नहीं कर सकते ना सर। हाँ, तो ऐसे पूरा बोलेंगे हमेशा स्टेटमेंट। सर इस वाली सिचुएशन में तो एक्सटर्नल फोर्सेस बैलेंस ही हो रहे हैं। हाँ होते ही है, वो अपने जब पढ़ाऊंगा ना सेंटर ऑफ मास इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं हमेशा ही बताऊंगा कि ऐसा होगा ही। जब भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखते हो तो मोमेंटम 0 होता है सिस्टम का, नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होता है और मास मोमेंट 0 होता है। यस सर। तो हम सेंटर ऑफ मास इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे। अभी आ जाते हैं वापस वर्क डन पे। क्या किसी को वर्क डन में अभी तक कोई डाउट? आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल देव, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू, परफेक्ट। आइए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है, चलते टाइम फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव चलते टाइम ड्यूरिंग वॉकिंग, है ना? ट्रू फॉल्स लिख दो। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज पॉजिटिव ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग। ट्रू फॉल्स बताना है, चैट में लिख के जवाब देना है प्राइवेटली। ओके, पहला ऑप्शन दोनों ट्रू ट्रू। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसका सही जवाब है दोनों फॉल्स है। इसका सही जवाब है दोनों फॉल्स है। यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन है 0 और यहाँ भी वर्क डन बाय नॉर्मल है 0। समझो कैसे, जब आप चलते हो, ये जमीन है, जब आप चलते हो तो चलना मतलब पैर उठा के चलना, तो देखना चलने का मोशन देखना, पीछे वाला पैर रेस्ट पे और आगे वाला पैर चल रहा है।
तो फ्रिक्शन किस पे लगा? पीछे वाले पे। पीछे वाले पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे वाले का, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0। फिर जब आगे वाला आपने रखा तो पीछे वाला उठा लिया, तो पीछे वाला जैसे ही उठा उस पे फ्रिक्शन गायब हो गया। तो जिस पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पैर पे फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन जिस पैर पे फ्रिक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। यस सर, यस। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is leaving contact again and again. यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यस सर। शाबाश, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे mg के वर्क डन आते हैं, mg का वर्क डन बहुत फ्रीक्वेंट है, तो mg के वर्क डन के लिए आपको बस y का डिस्प्लेसमेंट देखना रहता है, यानी हाइट राइज या हाइट फॉल देखना रहता है, क्योंकि mg का जो फोर्स है वो सिर्फ j कैप में। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा सवाल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, एंगल थीटा, घूमा पार्टिकल A से B, तो ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, L का कंपोनेंट लेंगे ये होगा L cos थीटा, और जो हाइट राइज होगी वो होगी L माइनस L cos थीटा। तो वर्क डन बाय mg इस केस में A टू B में आ गया माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा। mg के वर्क डन के लिए आपको रास्ता नहीं देखना, आपको बस देखना y डायरेक्शन में कितना ऊपर नीचे हुआ है, बस। यस सर। ठीक है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है इसको सिर्फ y डायरेक्शन से मतलब है। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रेशन में ये ds क्या है? ds है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dxi प्लस dyj प्लस dz k क्या है? ठीक है, आइए, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स या तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करो, या फिर मॉड है मॉड ds cos थीटा करके फिर इंटीग्रेट। ठीक है, आइए, जैसे एक फोर्स है xi प्लस yj, तो इसका वर्क डन कोई पूछे ए से इनिशियल से फाइनल, तो वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे प्लस z t कहते हो, चलो, तो ये फोर्स है, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i का i से, j का j से, k का k से, तो ये आएगा इंटीग्रेशन में x dx y dy z dz। यस। तो ये सॉल्व हो गया x²/2। कहीं भी आपको लगे कि किसी कंसेप्ट में आपको ज्यादा बात करनी है तो मेरे को रोक के मेरे से बात कर लेना। ये हो गया आपका वेरिएबल फोर्स का वर्क। ठीक है, आओ एक छोटा सा सवाल है, जल्दी से करके बताओ। एक रास्ता है, आधा स्मूथ है, इस पॉइंट के बाद रफ है, एक रॉड है आपके पास, m मास की l लेंथ की रॉड है, इसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हो और रॉड को स्मूथ जमीन से रफ जमीन पे ले आए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन
in bringing rod completely over rough surface. सर माइनस म्यू एम जी इंटू एल। माइनस म्यू एम जी एल गलत आंसर। सर म्यू एम जी एल बाई 2। यस सर, म्यू माइनस एम कौन जी एल बाई 2। लगाएगा? माइनस म्यू एम जी एल बाई 2। यस सर, आ गया। करेंगे कैसे? सर एलिमेंट ले लेंगे। नहीं, देखो ये पूरी पिक्चर चल रही है, ठीक है, ये पूरी पिक्चर चल रही है। तो पिक्चर में हमेशा क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनिशियल डायग्राम बनाना चाहिए। और फाइनल डायग्राम बनाना चाहिए। क्योंकि इनिशियल और फाइनल डायग्राम ना आपको हमेशा लिमिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियल फाइनल डायग्राम समझना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। ये आपको लिमिट्स प्रोवाइड करेंगे। और पिक्चर में इंटरमीडिएट डायग्राम बनाना चाहिए। इंटरमीडिएट डायग्राम मतलब थोड़ी सी रॉड आगे चलेगी, कितनी? मान लेते हैं एक्स रॉड आगे चलेगी, रफ जमीन। तो इंटरमीडिएट डायग्राम बनाओ, ठीक है। चलो, इंटरमीडिएट डायग्राम आपको फंक्शन प्रोवाइड करेगा, रिलेशन प्रोवाइड करेगा, किसको इंटीग्रेट करना है वो बताएगा, और इनिशियल फाइनल डायग्राम आपको लिमिट्स बताएंगे। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, और यहां पे क्या करेंगे? यहां पे जितना हिस्सा रफ जमीन पे आ गया है उतने हिस्से पे फ्रिक्शन लगेगा। तो Yes. फ्रिक्शन यहाँ पे इसका नॉर्मल होगा एम डैश जी। एम डैश कौन सा? जो हिस्सा रफ पे आ गया है वो हो जाएगा एम बाय एल एक्स जी। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू एम बाय एल एक्स जी। ये फ्रिक्शन आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो वर्क डन नेगेटिव है और वेरिएबल फोर्स है x के साथ बदल रहा है। तो इंटीग्रेशन माइनस म्यू एम जी एक्स बाय एल dx। और x की लिमिट, x पहले था 0, कुछ भी x नहीं था रफ पे, और फाइनली पूरा x इस पे, तो 0 से l। तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी एल बाय 2 सॉल्व कर। सर हाँ, इसमें वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या कि पूरे बॉडी में एवरेज फोर्स जो है वो म्यू माइनस म्यू एम जी बाई 2 लगेगा इनटू एल? बिल्कुल लगा सकते हैं। बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कॉन्सेप्ट। सर वो यही वही कॉन्सेप्ट से आता है ना, हम जब बोलते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमने एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग को एक बॉल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड ऑफ द स्ट्रिंग को F4 से खींच रहे तो कितना हीट डेवलप होता है? तो वो एवरेज F/2 का फोर्स वर्क डन कर रहा है और बाकी हीट में डेवलप हो रहा है। तो वैसे ही सोच सकते हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, वो इंटीग्रेशन ही तो है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन से ही तो एवरेज आता है। ऐसे में आप इसको एवरेज फोर्स डिफाइन कर सकते हो ना। जी सर। है ना? एवरेज पता है ना? एवरेज क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ y किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन की ये होती है अगर y x पे डिपेंडेंट है तो। यस सर। है ना बेटा? तो इंटीग्रेशन जहां भी आए और सिंपल इंटीग्रेशन हो, मतलब लीनियर है, ठीक है,
तो लीनियर लीनियर में ना आप डायरेक्ट एवरेज ले सकते हो, इनिशियल फाइनल बाय 2, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। सर ऐसे सेंटर ऑफ मास से भी देख सकते हैं। हाँ, इस केस में सेंटर ऑफ मास पे भी सेम आंसर आ रहा है, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि मैं भी बताऊं सेंटर ऑफ मास से सेम आंसर क्यों आया इसमें, मैं बताता हूँ कारण। सेंटर ऑफ मास का हमेशा कंसेप्ट सिर्फ तब चलता है जब लीनियर रिलेशनशिप हो। ठीक है, समझना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद किससे आता है, आर सेंटर ऑफ मास आता है आर डीएम अपॉन डीएम, ये Yes. लीनियरली वेरिएबल है। अगर इन केस ये लीनियर वेरिएबल नहीं होता, कुछ और होता, ठीक है, Yes, sir. जैसे फोर्स अगर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, Yes, तो sir. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो उस केस में ये नहीं लगता, Yes, sir. है ना। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बहुत स्पेसिफिक है, वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप वालों में यूज होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन की एक्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप है, तो इंटीग्रेशन सिमिलर है सेंटर ऑफ मास का, इसीलिए सेंटर ऑफ मास के साथ डायरेक्ट बोल पाओ, Yes. है ना। अगर कहीं पे भी मैं वेवलेंथ वेवलेंथ बोल रहा हूँ, सॉरी, लैम्डा वेरिएबल कर दूं, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वेरिएबल कर दूं, ठीक है, तो आपकी चीजें चेंज होने लगेंगी फिर। Yes, sir. सही, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सर, अच्छा डिस्कशन हो रहा है। तो अगर हमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ वेरिएबल ले ला फिर इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, इंटीग्रेशन आपकी एकदम बेसिक अप्रोच है, उसको हमेशा साथ लेके चलना, और बाकी ये एवरेज वाली शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा यूज हो सकती है। जो एवरेज है ना बेटा, F1 F2 का एवरेज F1 प्लस F2 बाई 2, ये भी सिर्फ तब होता है जब लीनियरली वेरी कर रहा हो। Yes, sir. अगर फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो तब एवरेज ही होता है, अगर मैं यहीं पे बदल दूं तो क्या एवरेज वही होगा क्या? No. हाँ, क्योंकि ये एवरेज का कंसेप्ट भी इंटीग्रेशन से आता है। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है। और बताओ, और कुछ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कई बार आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिए हो। फॉर एग्जांपल टाइम, कि 2 kg का फोर्स है, स्मूथ जमीन है, 10t फोर्स लगा रहे, फोर्स का फंक्शन है 10t, t इज टाइम, वर्क डन बाय दिस फोर्स बताओ, फ्रॉम टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। करो जल्दी बताओ, छोटा सवाल है। हाँ पूर्वांशु, बिल्कुल समझ गए ना, सेंटर ऑफ मास से कर सकते थे बट उसकी लिमिटेशन समझ गए पूर्वांशु? यस सर। हाँ शाबाश। भानु बेटा, तुमने एक भी चैट नहीं करी है, क्यों? सर मेरा थोड़ा आज नेट स्लो चल रहा है। नहीं, मेरे को आवाज भी नहीं आई, कुछ बोला क्या तुमने? यस सर, सर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, नेट स्लो चल रहा है, हाँ मेरे को आवाज नहीं आई।
आई देखें तो फोर्स है अपना 10t आई क्या है और वेक्टर में चल रहा है तो dx वेक्टर है अपना dxi प्लस dyj प्लस dzk डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन अपने को सिर्फ i का i से डॉट प्रोडक्ट होगा 10t dxi। अब तुमको x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको टाइम के टर्म में लाना है तभी ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे एक्सीलरेशन हो जाएगा 10t फोर्स अपॉन मास यानी 5t वेरिएबल एक्सीलरेशन है ठीक है। आप क्या करो वेलोसिटी कैसे आएगी वेलोसिटी आप इसको लिखोगे dv by dt इक्वल टू 5t dv इक्वल टू 5t dt इंटीग्रेट कर दो तो v आ जाएगा 5t स्क्वायर बाय 2 ठीक है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दूं है ना ये लिख देना आप सवाल में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो Yes, प्लस c जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी तो v ये हो गया लेकिन मेरे को चाहिए dx और v होता है dx by dt तो dx क्या होगा dx मेरे को मिल गया 5t स्क्वायर बाय 2 dt तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को अब इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाओ yes, sir. तो 5 5 25 t क्यूब dt तो 25 t की पावर 4 बाय 4 लिमिट 1 से 3 तो 25 बाय 4 3 की पावर 4 81 माइनस 1 80 120 1500 आ रहा है आंसर सर इसमें पहले t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी निकालें फिर t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी निकालें और फिर हाफ एम बी स्क्वायर से कर दे तो हो जाएगा तब भी। नहीं नहीं हाफ एम बी स्क्वायर नहीं बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो हाँ 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 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल आना चाहिए सेम आएगा सर ये 25 into 20 है ना हाँ 25 into 20 सॉरी यार 1500 नहीं है 5000 है एक मिनट 50 इंटू 0 500 है 5000 क्यों लिखे तुम हाँ 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 500 500 जूल है तो निकुंज भाव्यांश तेजस आयुष ऋषि पूर्वांश प्रणव सर मैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर करना भूल गया था और मिस्टेक तो सही जवाब भर दिया दिव्यांश शर्मा ने Excuse me, sir. हाँ मैडम सर यहाँ हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी तो 0 ले रहे हैं ना नहीं नहीं इनिशियल कंडीशन 1 से थोड़ी मानते हैं लेकिन सर जब हम फिर वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सर हमने वहां पे 1 सेकेंड पे कुछ वेलोसिटी का मेंशन नहीं किया सर तो वो तुमको मेरे से पूछना चाहिए था ना कि सर इनिशियल कंडीशन क्या है तुमने मेरे से पूछी ही नहीं तो इसीलिए मैंने बाद में दे दी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 इनिशियल मतलब टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 सर पर हम जब चेंज निकाल रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन से अफेक्ट ना होगा नहीं यहाँ पे होगा फंक्शन बदल जाएगा यस सर अच्छा dx के केस में हाँ ठीक है हाँ ये dx का फंक्शन बदल जाएगा
सही, परफेक्ट। आगे बढ़े। देख लो फाइनली सब सही है ना। 25 इंटू 20 500। आगे आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। कोई डाउट किसी को पूछो। तो आइडियली मतलब मेरे को सवाल में स्टार्टिंग ही दे देना चाहिए था कि इनिशियल वेलोसिटी 0। बताइए, चले आगे चले, जल्दी बताओ। यस यस सर। थैंक यू। आ जाओ और आगे चल रहे हैं। फिर कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं अपन? वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, यानी एक इनिशियल से फाइनल जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, तो किसी भी रास्ते पे मान लो पहले रास्ते से वर्क डन W1 हुआ, दूसरे से W2 W3, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन सेम होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज 0। सर हाँ, सर कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी भी इम्पल्सिव नहीं हो सकते ना? वो अलग चीज बोल रहे हो। ग्रेजुअली जो चेंज होते हैं फोर्स, वो इम्पल्सिव नहीं हो सकते। यस है ना। जैसे मतलब स्प्रिंग फोर्स है, तो वो इम्पल्सिव मतलब अचानक से चेंज हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर सूडो फोर्स भी हो जाएगा किसी भी फ्रेम में, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है वो भी तो सर कंजर्वेटिव ही होता है। क्यों? उसका डायरेक्ट, उसका खुद का एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तो। हाँ सर, तब नहीं होगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद अगर ऐसे कुछ कर्व्ड पाथ पे चल रहा हो तो, यस सर। है ना। तो ये जैसे ये वाले फोर्सेस होते हैं, कंडीशन स्पेसिफिक है थोड़े, तो उनको अपन एकदम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करेंगे कि ये कंजर्वेटिव है, यस है ना। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपके क्या विचार है? नॉन कंजर्वेटिव। बदल जाता है वो। सर मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है ना, मैग्नेटिक फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो सर हमेशा 0 ही रहता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 रहता है, ये स्टेटमेंट बोलना गलत है। सर मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। मतलब बेसिकली ऐसा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन, है ना, ठीक है। अब जैसे तुमने किसी एक बच्चे ने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर पे देखा क्या आपने? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, किसने बोला था? सर प्रणव।
हाँ प्रणव, तो वो तो तुम एक केस बोल रहे हो है ना, चार्ज Yes, पे वो sir. चार्ज घूमता Yes, रहता sir. है। Yes, sir. क्या तुमने करंट कैरिंग वायर पे कभी देखा है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स? Yes, sir. है ना, तो तुम ऐसे Yes, sir. जनरल थोड़ी बोल सकते, तुमको करंट कैरिंग वायर पे भी देखना पड़ेगा, बार मैग्नेट्स पे भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर। ये स्टेटमेंट बोलना गलत है, करंट की वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होगा, आपको हर एक एलिमेंट पे देखना पड़ेगा। Yes. हाँ ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स को जनरली ऐसे ही मतलब वैसा है ना कि किसी किसी केस में उसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट आ सकता है, स्पेसिफिक कंडीशंस बेस्ड करें तो, ठीक है, और कहीं कहीं वो पाथ से डिपेंडेंट, कहीं कहीं वो पाथ से इंडिपेंडेंट भी आ सकता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक्स में अपन लोग ज्यादा डिटेल में मैग्नेटिक्स चैप्टर में देखेंगे। सर ग्रेविटेशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई भी कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और एग्जांपल दो, सेंट्रल फोर्स और फोर्सेस लाइक x I cap plus y j cap, whose integration can be solved without information of path. सर आपने जो वही फोर्सेस की बात करें तो कंप्लीट डिफरेंशियल वाले जो होते हैं, क्या सिद्धांत फिर से बोलो, आवाज नहीं है। सर आप वही फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट डिफरेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं, फिर से बोलो। सर ये वही फोर्स है ना जो कंप्लीट डिफरेंशियल होते हैं। हाँ मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व होना है, करेक्ट, सही बोल रहे हो, कंप्लीट डिफरेंशियल मतलब उसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा ना फिर, ठीक है। चलो ग्रेविटेशन हमको पता है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स क्यों, क्योंकि उसका वर्क डन आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। स्प्रिंग फोर्स पे आ जाते हैं, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव कब नेगेटिव कब ये सब देख लेते हैं, आ जाओ। एम वहां से ये अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है, आपने इसको खींचा एक्स, इलोंगेट किया, ये अपनी इलोंगेटेड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगा के एक्स, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ वेरिएबल फोर्स से, तो इंटीग्रेशन से आएगा वर्क डन, तो आएगा के एक्स dx का इंटीग्रेशन, लेकिन जो कि अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, तो वर्क डन हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग। हाँ अभी पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो मैं आपको 4 केस दे रहा हूं, चारों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है। चारों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है, ठीक है। चलो ये कंप्रेस्ड पोजीशन है ना, तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना है ऑन ब्लॉक। अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल से इलोंगेटेड, अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल से कंप्रेस्ड, अगर इलोंगेटेड से नेचुरल आ रहा है या फिर कंप्रेस्ड से नेचुरल आ रहा है। सर वैल्यू बतानी है, ये बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वैल्यू तो वैसे ही आएगी, हाफ के स्क्वायर प्लस माइनस बता दो बस चैट में लिख के।
सही है, पूर्वांश तेजस सही है, आयुष सही है, निकुंज शायद उल्टा लिख दिया है, ऋषि सही है, प्रणव उल्टा लिख दिया है, अभी सही है, आयुष डोंगरे सही है, अभय तिवारी शायद उल्टा लिख दिया है भाई। ये है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ होगा। जब आप नेचुरल से लॉन्गिट्यूड जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो नेचुरल लेंथ की तरफ है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव। जब आप नेचुरल से कंप्रेस्ड जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स है नेचुरल की तरफ तो अपोजिट तो नेगेटिव। यानी जब भी नेचुरल से दूर जाओगे तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब इलोंगेटेड पोजीशन से आप नेचुरल पे आओ, इलोंगेशन से नेचुरल पे आए तो फोर्स तो नेचुरल की तरफ ही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हो गए तो वर्क डन पॉजिटिव। सेम कंप्रेस्ड टू नेचुरल, यानी जब भी नेचुरल पे वापस आ रहे हो, चाहे इलोंगेटेड से वापस आ रहे हो चाहे कंप्रेस से वापस आ रहे हो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव। समझ गए बच्चों? कोई डाउट है पूछो। ऋषि समझ गए? पूछ रहे थे ना प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, एक दो बच्चे और पूछ रहे थे। हाँ सर आ गया। है ना? तो वो अपने क्वेश्चन नंबर 6 में कहां पे आ रहे थे? नेचुरल पे वापस आ रहे थे। इलोंगेटेड से वापस आ रहे हैं सर। सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, नेचुरल पर वापस आ रहे थे, इलोंगेटेड से वापस आ रहे थे तो पॉजिटिव वर्क डन था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ दिव्यांश, बट अलग अलग फोर्सेस भी हुए तो दिव्यांश। आई अगला सवाल है बच्चों मेरा, x1 डिस्प्लेसमेंट से x2 डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, m मास है, ये नेचुरल लेंथ है, पहले यहां पे था A पे ब्लॉक, x1 इलोंगेशन पे था, फिर आपने और खींच के लेके गए, यहां पे आ गया, ये h2 इलोंगेशन। इलोंगेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ A to B। वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए A से B। नहीं नेगेटिव तो है, वैल्यू भी बताइए। सही है आयुष? हाँ प्रणव, माइनस साइन भी लगाओ बेटा। यस सर, वो सर आपने शुरू में ही बोल दिया था कि नेगेटिव होगा तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ही बोला। करेक्ट 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 करेक्ट, सही है बच्चे लोग, सभी का सही है। बेसिकली जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो जो लिमिट्स आएगी ना वो आएंगी x1 से x2 और वर्क डन होगा नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो वर्क डन होगा माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर।
ये हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर आप एक्स्ट्रा इलोंगेशन से H2 इलोंगेशन जा रहे हो तो याद रखना है ये फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट, ये हो गई स्प्रिंग का वर्क डन, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल फोर्स पे, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं लिखना बच्चों, थक तो नहीं गए? नहीं सर। नो सर। नहीं ठीक। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे फोर्स है जो हर वक्त एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, इसीलिए सेंट्रल फोर्स बोल रहे हैं। और जिनका मैग्नीट्यूड आइदर कांस्टेंट हो या फिर डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट हो या डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड पॉइंट। एग्जाम्पल दो। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड। और कोई ऐसा एग्जाम्पल था ना बेटा जिसमें ये टर्म भी आ जाए? कूलम्बिक फोर्स सर। वेरी गुड, G m1 m2/r²। अर्थ के अबाउट किसी पार्टिकल को घुमाओ तो ये पार्टिकल पे फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड देखो डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वैसे ही कूलम्ब्स फोर्स भी हो गया। और ऐसा ही एक फोर्स था जो क्वेश्चन नंबर 6 में था, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, शायद क्वेश्चन नंबर 4 में था। सही है आयुष, कि एक पार्टिकल को यहां से बी तक लेके गए और इस पे एक फोर्स लग रहा था। यार कौन सा फोर्स था मैं आपको बता दूं नंबर, किसी ने डाउट पूछा था? कहाँ गया, याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में ही है सर, फोर्स F3 नंबर है, 6 ही है, ठीक है परफेक्ट। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला। हाँ है ना, क्वेश्चन नंबर 6 F3, एक फोर्स था F3 जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स बी हो रहा है। पॉइंट बी, यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स बी यानी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये ऐसे बी की तरफ, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ऐसे बी की तरफ, हर वक्त बी की तरफ। तो ये फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, हर वक्त बी की तरफ है, वेरिएबल फोर्स हो गए। तो यानी इसका वर्क डन आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखो ये है सेंट्रल फोर्स, यानी जिसका डायरेक्शन हमेशा एक
फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है, यस सर। तो इसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी रास्ते से ले जाओ वर्क डन सेम आएगा। तो मैं वो रास्ता चूज करूंगा जिससे मेरा वर्क डन आसानी से आ जाए, तो मैं इसको सीधे ले जाऊंगा ए से बी, यस सर। डिस्टेंस है r√2, F3 इधर ही लग रहा है, तो वर्क डन हो गया इसका F3 r√2। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऋषि। तो ये हो गया सेंट्रल फोर्स। समझे क्या बेटा? एक जना पूछ रहा था वैसे सेंट्रल फोर्स क्या है, किसने पूछा था, समझ गए? कौन पूछ रहा था? दिव्यांश पूछ रहा था। और ये होमवर्क में जिसने पूछा था, ठीक है, आओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये होते हैं सेंट्रल फोर्स, यानी वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट। यानी मान लो अर्थ के अबाउट एक सैटेलाइट को स्पाइरल करके घुमा के पास लेके आ रहे हो, ठीक है, आप हाइट h2 से हाइट h1 ले आए, तो यस आपसे पूछे कि ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन बताओ पूरे रास्ते में, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन कैसे करोगे? छोड़ो ये सब, कंजर्वेटिव फोर्स है, डायरेक्ट कहां से कहां लाओगे? h2 हाइट से h1 हाइट ले आओ डायरेक्ट। 4 से g m1m2/r² इंटू dr का इंटीग्रेशन h2 से h1 सॉल्व करके आ जाएगा। समझे? यस सर। करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। कितनी अच्छी चीज करी ना, इतने बड़े रास्ते की मगजमारी खत्म हो गई। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, तो वो रास्ता चूज कर लो जिससे वर्क डन तुरंत निकालोगे, स्ट्रेट लाइन ले आओ, खत्म। आओ अगला सवाल। एक पार्टिकल है P, यहां से 4 दूरी पे, यहां से 3 दूरी पे, 3 दूरी पे एक पॉइंट है O, फिक्स्ड पॉइंट है। पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है F। F वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है F, लेकिन डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स O है। डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स O, यानी हमेशा O की तरफ, थोड़ा आगे आएगा फिर O की तरफ, थोड़ा और आगे आएगा फिर O की तरफ, ऐसे। वर्क डन बताओ पार्टिकल को यहां से O तक लेके आए। 5F हो जाएगा। सही बात, ठीक है। तो पार्टिकल को इस रास्ते से फॉलो करा के O तक लेके आए, तो वर्क डन आ जाएगा F इंटू 5। क्योंकि मैं स्ट्रेट भी लाऊंगा तो भी वर्क डन होता है जितना जितना घुमा के लाऊं। यस सर। लेकिन आपका होमवर्क है, आपको इंटीग्रेशन से करना है। इससे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी, एलिमेंट वगैरह खुद से करोगे, सब कुछ खुद से करोगे। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन से भी ये लेके आओ। सर ये पहले अपनी पोजीशन से ओरिजिन तक जा रहा है सर, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। हाँ, इसका पाथ ये,
कि पहले अपनी इनिशियल पोजीशन से y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन पे आया और फिर x एक्सिस के लॉन्ग चल के O पे आया। यस सर। इस पार्ट के लॉन्ग चला है और आपको इंटीग्रेशन से ही वर्क डन निकालना है, ये होमवर्क। शाबाश, आओ आगे चल रहे हैं। चल डन, हटा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये फोर्स है एक्स आई, छोटा सा ले रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। ए 0,0 से आप गए हो बी 1,2। वर्क डन बताओ इस फोर्स का। सर हाफ। सही, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, एफ है एक्स आई डॉट dxi plus dyz plus dz के i का i से x dx इंटीग्रेशन करके मिला x स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगेगी 0 से 1, x कोऑर्डिनेट बचा ना बस, तो ये आ गया 1/2 जूल। अब आपको रास्ता नहीं गिवन था किस रास्ते से गए हो, बस इनिशियल फाइनल गिवन था। यानी आपने बिना रास्ता जाने वर्क डन निकाल लिया, यानी ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जिसका इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस। करेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। हमारे नॉन कंजर्वेटिव में ठीक है, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, अलग अलग रास्तों से वर्क डन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ए पे घूम के वापस ए पे आ जाओ किसी भी क्लोज्ड रास्ते से, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 हो, जरूरी नहीं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। और सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शायद नॉन कंजर्वेटिव होती है सर, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस होती है। बिल्कुल सही बात है ना, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। और फोर्स लाइक एक्स जे कैप whose integration cannot be solved without information of path. Whose integration cannot be solved हाँ दिव्यांश पूछो, माइक चालू करके पूछो बेटा।
सर ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, उसमें मतलब प्रूफ करना था किसी फोर्स को सेंटर। ठीक है, तो पहले सर वो वाला कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होना चाहिए। क्या सर? देखो, सेंट्रल प्रूव करना है तो सबसे पहले डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होना चाहिए। सर ऐसे नहीं कर सकते एफ क्रॉस डी आर इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा वो उसके अलाउंग ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, उसका वेक्टर अपने को देखना पड़ेगा ना क्या दिया है। सवाल बताओ ना एग्जैक्ट क्या है, व्हाट्सएप कर दो मेरे को सवाल। हाँ सर व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ सर हाँ बेटा, हमने लिखा है कि वर्क डन मे नॉट बी जीरो, तो सर जीरो वाला नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है फोर्स? वो पाथ पे डिपेंडेंट है ना। हो सकता है कोई ऐसा फोर्स हो जो इस रास्ते में जीरो दे बट इस रास्ते में जीरो ना दे, यस सर। है ना, पाथ डिपेंडेंट है ना वो। मतलब वो तो फंक्शन कैसा बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर एक कोई ऐसा मेथड भी होता है सर प्रूव करने का कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? मतलब अगर तुमको फोर्स का फंक्शन दिया है तो ये बोल रहे हो? यस सर। तो वही तो बता रहा हूं कि अगर तुमको वर्क डन का इंटीग्रेशन बिना रास्ते की इंफॉर्मेशन के सॉल्व हो जाता है यस सर। तो वो कंजर्वेटिव है। अगर यस। सॉल्व नहीं हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। और सर फोर्स का कर्ल क्या होता है सर? फोर्स का कर्ल, ग्रेडियंट, वो सब भी बातें हैं, ठीक है। यस। बट वो अभी हम थोड़ा आगे जाके सवालों के थ्रू पहले करेंगे, पहले बेसिक बेसिक आज कर लेते हैं, यस सर। है ना। अच्छा, तो कहाँ पे थे? हाँ, जैसे ये वाला एक फोर्स है तो इसका वर्क डन क्या रहेगा? एफ डॉट डीएस, वो डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, जे कैप है तो एच डी वाई आ जाएगा। तो जब तक आपको इन दोनों में रिलेशन नहीं पता हो तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। यस सर। तो ये हो गया एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, शाबाश। सर जैसे हाँ फोर्स एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप है, हाँ सर इसको अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, मतलब हाँ इसमें लिखेंगे तो हाँ। सर वो कंजर्वेटिव होएगा कि नॉन कंजर्वेटिव? फिर तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ कि नहीं? हो गया तो फिर क्या होगा वो? कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही, करेक्ट। आइए, अभी होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये एक फोर्स है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, आई कैप जे कैप आपके यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस हैं। आप एक पार्टिकल को ओरिजिन से एक पॉइंट है सी 2,3 पे लेके जा रहे हैं, ओरिजिन से 2,3 पे लेके जा रहे हैं। किस रास्ते से? पहला रास्ता ओ से सी डायरेक्ट, दूसरा रास्ता आप पहले ओ से ए आए और फिर ए से सी गए, ये दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता ओ से बी गए और फिर बी से सी गए। ठीक है, वर्क डन बताना है तीनों रास्तों के लॉन्ग इस फोर्स का। होमवर्क के
शाबाश, परफेक्ट। चलो फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर कल हम काइनेमैटिक्स कंटिन्यू करेंगे या फिर ये करेंगे? नहीं नहीं, काइनेमेटिक्स से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वर्क डन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट हो गया है। यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम अपन ने शीट्स के थ्रू देखा है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम आपका हो गया है ऐसा। हाँ सिद्धांत। सर एक बार वो मेरा डाउट बताता हूँ ना सर, वो मैंने जो भेजा था। हाँ वो क्लास खत्म करके फिर करते हैं। जी सर। हाँ मैं व्हाट्सएप करता हूँ बेटा, पूर्वांश। यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोग रीड कर सकते हो मीटिंग। ये Thank you, होमवर्क sir. है आपका। यस सर जो फर्स्ट शीट थी उसका क्वेश्चन नंबर 9 बता देंगे? हाँ वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूँ अभी। सर जो पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन रहता है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना रहता है। ठीक, आ जाओ, ये हटा दो बेटा। यस सर। हाँ चलो, नहीं तुमको टेंजेंशियल फोर्स का भी वर्कडन पूछना है ना। हाँ सर वो टेंजेंशियल वाला मेरे को नहीं आता। हाँ हाँ, तो मैं वो टेंजेंशियल वाला आएगा तो ये भी आ जाएगा, तो तुम मेरे से पूछना अलग से ना, मतलब मैं क्लास में ही कराऊंगा। सर उसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालेंगे? उसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन का वर्कडन है माइनस म्यू mg l। सर ये मतलब ऐसा है ना कि डिफरेंशियल एलिमेंट के cos थीटा का कंपोनेंट ऐड कर करके एल आ गया। क्या बात है तेजस, एकदम मजा लो, ड्रॉ हो गया है तो। सही बोल रहे हो तेजस। जो ds एलिमेंट लोगे ना, उसका जो cos थीटा आएगा, उसको ds cos थीटा को आप इंटीग्रेट करते जाओगे ना, तो आपको l मिल जाएगा। ठीक है सर। करेक्ट, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अपन। ओके सर। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। बाय।